हम बातचीत शुरू करते हैं दो प्रेम में मतलब अति प्रेमी दो भाई से, राम और भरत से। और आप कह सकते हो औरंगजेब और दारा शिकोह से। अब जो परिचय उन्होंने दे दिया, मैं औरंगजेब जा ही नहीं पाता हूँ। खैर, तो नाम तो सेशन का था कि ट्रंप स्टंप, और मुझे लगा कि दोनों भाई बहुत तैयारी करके आएंगे ट्रंप को स्टंप करने के लिए या ये बताने के लिए कि ट्रंप ने किसको स्टंप कर दिया। तो मैं सोचा इन दोनों भाइयों को स्टंप करूं और बात करूंगा संविधान पर। तो मैं एक बात शुरू करता हूं कि जेएनयू के आसपास एक किताब की दुकान है कटवरिया सराय में, और उस किताब की दुकान पे 10 मनुस्मृतियां हमेशा होती है। तो एक बार मैं वहाँ पे था तो मैंने पूछा उस दुकानदार से कि तुम मनुस्मृति क्यों रखते हो, ये तो डिस्कार्डेड किताब है, इसे तो अब किसी सनातनी के घर में भी हम नहीं देखते हैं, किसी लाइब्रेरी में नहीं देखते हैं, तुम क्यों रखे हो? तो उसने कहा कि वो जो जलाने वाले होते हैं ना जेएनयू के, हर साल खरीद के ले जाते हैं। तो तहसीन भाई, मतलब संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किए, आज पॉकेट बुक संविधान का लेके घूम रहे हैं, ये वो वही वाले लोग हैं। थैंक यू प्रशांत जी और सभी को, और देवभूमि पर मुझे आने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए मैं जागरण ग्रुप का सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ये औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह है। बिल्कुल सही कहा। अब सब जानते इतिहास, गवर्नमेंट में औरंगजेब ही था, उसको बाहर कर दिया था दारा शिकोह। तो जो गवर्नमेंट में खुद को औरंगजेब कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मान रहे, अच्छी बात है, कभी तो मानना चाहिए। ये बात जब आपने कहा, ये जो वहाँ पर जेएनयू के बाहर ये जो बुक स्टोर है वहाँ पर मनुस्मृति रखी जाती है, तब मैं समझ गया कि इसका ये क्यों रखी जा रही है। और मैं किसी भी किताब को जलाने के खिलाफ हूँ, किसी भी किताब को, आप किताब से या किसी भी आप रिलीजियस टेक्स्ट से या किसी भी और फिल्म से, चित्र से आप डिसएग्री कर सकते, संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ आप दूसरा कुछ लिख सकते, बना सकते, पर डिस्ट्रॉय करना, जलाना, सिनेमा तोड़ना, लाफ्टर क्लब तोड़ना, मुझे लगता है ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और इसीलिए मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जो लोग संविधान अपनी जेब में रखते, वो लोग संविधान इसलिए रखते क्योंकि उन्होंने और उनके उस पॉलिटिकल पार्टी ने गलती की थी और उसने एक्सेप्ट की कि इमरजेंसी एक गलती थी। हालांकि इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल था, अनडेमोक्रेटिक था, बट उसने एक्सेप्ट किया कि ये गलती थी और संवैधानिक मुल्क के खिलाफ था। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो भी एक तरह से एक चिंता का विषय है। जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से संस्थाओं का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से जजमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल उठने चाहिए। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सवाल पूछे जाते हैं। अब हो क्या गया है, सवाल पूछो तो कहते हैं आप औरंगजेब हो, सवाल पूछते तो कहते हैं आप देश के खिलाफ हो, सवाल हम मोदी जी से पूछते कहते हैं आप देश से सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संविधान याद दिलाना चाहिए कि जो गलतियाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ने संविधान के भीतर किया था, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संविधान के बाहर ना करे। अब आप बाहर से कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, ये सब बात अलग है। पूछने, सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हैं इनको आप? सबसे मतलब जो सवाल पूछता है, हाँ, इन्हें सवाल तो पूछने दीजिए कम से कम। सबसे पहले नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड में इस दैविक धरा पर दैनिक जागरण ने जो हमें प्रबुद्धों, पहाड़ों और मैं कह सकता हूँ पर्यावरण के बीच आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए, एक प्रकार से आपकी बात पर आऊँ उससे पहले उत्तराखंड से खासकर देखिए, मेरी बातों से सियासत का झलक मिले पर सुर का भी झलक मिलता है, तो देखिए इससे आपको पता चलता है कि सुर और सियासत का संगम भी यहाँ पे हो रहा है। पर देखिए, उत्तराखंड आना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि बाबा केदार की भूमि में जब आप आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा के सामने सर को झुकाते हैं तो सीधा आपका मन का स्थानांतरण केरल में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली से हो जाता है। तो उत्तर और दक्षिण हो, पूरब और पश्चिम हो, उन सभी का
सांस्कृतिक रूप से सनातन के समागम और संगम की भूमि अगर कोई है तो वो देवभूमि उत्तराखंड और देहरादून है। और मुझे लगता है कि सुर और सियासत का संगम हो गया, किस प्रकार से उत्तर दक्षिण का संगम यहाँ पे होता है, पर कुछ लोगों की अनंत प्रयासों से विचारधारा के दो अलग अलग तटों का भी हर वर्ष इस संवादी में एक अनोखा संगम होते जा रहा है पूनावाला ब्रदर्स का, तो उसके लिए अनंत शुभकामनाएं आपको। अब आते हैं आपके सवालों से। साहब सवाल तो पूछ लीजिए मोदी जी से, सवाल पूछ लीजिए योगी जी से, सवाल पूछ लीजिए धामी जी से, सवाल मत पूछना इंदिरा जी से वरना इमरजेंसी लग जाएगी, 50 वर्ष पहले लगी थी। सवाल मत पूछना राहुल गांधी से वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल मत पूछना कांग्रेस से वरना शहजाद पूनावाला से लेकर संजय झा के कई सारे किस्से हैं, एक को एक्सपेल कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस के जीते जागते लोकतंत्र का प्रमाण इनके घर में है, फिर भी ये कहते हैं कि सवाल पूछने में क्या समस्या है, कांग्रेस को सवालों से ही तो डर लगता है। और देखिए सवाल क्या है, सवाल है, अब इन्होंने कहा कि जुडिशरी के किस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, संस्था दबाव में है। जब यही जुडिशरी फैसला दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो बहुत अच्छी जुडिशरी है, जब यही जुडिशरी पवन खेड़ा को बेल दे दे तो बहुत अच्छी जुडिशरी है, पर यही जुडिशरी बोले कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, यही जुडिशरी बोले कि सावरकर जी पर और रफाल पर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, तो जुडिशरी जो है वो दबाव में है। अब इलेक्शन कमीशन की बात ले लीजिए, इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब चुनाव कर्नाटका में हो तो वेरी गुड, तेलंगाना में हो तो वेरी गुड, हिमाचल में हो तो वेरी गुड, और महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब। तो मैं हमेशा कहता हूं इनकी समस्या ईसी की नहीं है, इनकी समस्या सीसी की है। सीसी मतलब कंडीशनल कमिटमेंट टू आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। और आप देखिए 50 वर्ष पहले भी यही कंडीशनल कमिटमेंट था, इंदिरा इज इंडिया था, परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर था, इसीलिए इन्होंने कहा संविधानिक तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। अब अच्छा है कि लालू जी के पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, वरना वो सोचते कि मीसा नाम गलत रख लिया। अच्छा है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, वरना वो बोलते मुलायम सिंह यादव जी को 19 महीने खामखा जेल में रखा। पर मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सवाल ये बनता है कि आज भी इमरजेंसी की मानसिकता किस में प्रबल है? उन लोगों में जो अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं, तो परिवार की हार को संविधान की हार बताने लगते हैं। भाई बता दीजिए, अगर आज भी ये मानसिकता से ये दूर नहीं हुए हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, अब इनके बयान है बाघेल जी के, भूपेश बाघेल जी के, कि इंदिरा गांधी बहुत साहसी थी इसलिए उन्होंने घोषित इमरजेंसी लगा दी। और जो इन्होंने कहा कि हमने माफी मांगी है, ऑन रिकॉर्ड है, 3 प्रमाण आप चेक कर लीजिए। इंदिरा गांधी जी से उसी कालखंड में जब इंटरव्यू करके पूछा गया था कि इंदिरा जी क्या आप समझती हैं कि इमरजेंसी गलत लगी, तो उन्होंने इमरजेंसी का खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ एक्सेसेस हुए उसका मैं खंडन करती हूं। उसके बाद राजीव जी, 10 सेकंड हो गया, 5 सेकंड फिर बात आगे कर 5 सेकंड राजीव जी, ये जो मन की बात की आदत है ना, काम की बात सुनेंगे नहीं, सिर्फ मन की बात करते जाएंगे, ये मन की बात करने वाले लोग हैं। राजीव गांधी जी ने भी कहा कि मदर वॉज राइट जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और आज के कालखंड में भी उदित राज से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो इमरजेंसी को इसी प्रकार से जस्टिफाई करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईसीआई नहीं, ये ईएमआई, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा आज भी है। ठीक, मैम चलिए वो उसका जवाब वो देंगे कि वेदर आप अभी उसी माइंडसेट में हैं या नहीं, लेकिन आप इमरजेंसी के माइंडसेट से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब हो गया 50 साल पहले लगा, और सब कोई सारी किताबें लिखी गई कि जो हुआ गलत हुआ, सही हुआ, और ज़्यादातर किताबें यही कह रही है कि गलत हुआ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत था। कई कारण थे इमरजेंसी लागू होने के। इस हमारे सत्र से पहले एक सत्र था जिसमें इमरजेंसी पे बहुत विस्तार से बात हुई है, अभिजीत थे उस समय। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो हुआ वो अभी तक आप पकड़ के बैठे हैं। आज भी इमरजेंसी के दौरान जो 2 शब्द आपके जब विधान में दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, आप अभी तक वहीं पर बैठे हैं, और जो देश 50 साल आगे निकल गई है, तो आप चाहते हैं कि ये देश सेकुलर ना रहे? अब ये बताइए। और आप चाहते हैं कि हम सोशलिस्ट ना रहें, हम ना सोचें कि लोगों को क्या देना है क्या नहीं देना है, हमारे कमाई का कितना हिस्सा कहाँ जाना चाहिए, और हम सेकुलर ना रहें? देखिए, अगर 1975 में जो सबसे काला अध्याय था हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का, उसको याद करना 50 वर्ष पीछे जाना है, तो कौन है जो आज तक 1947 में हम लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सब कुछ किया और बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया कहने वाले कौन लोग हैं?
1971 में जाकर इंदिरा ने 2 टुकड़े किए कहने वाले कौन लोग हैं? सावरकर जी का क्या योगदान था नहीं था उसके ऊपर चर्चा करने वाले कौन लोग हैं? तो आप इतिहास में जाओ तो चमत्कार, और अगर हम इतिहास के पन्नों से वर्तमान में वो गलतियां आपसे फिर से ना हो उसको याद दिलाए तो हम गुनहगार। इस प्रकार का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। अब आते हैं संविधान पर। आप तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है। देश दुनिया में 193 देश है जिन्होंने संविधान लगभग अडॉप्ट किए हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए इन 193 देशों में जिन्होंने अपनी मूल प्रस्तावना में उस कालखंड में बदलाव किया और शब्द जोड़े जिस समय पर आधे से ज्यादा पार्लियामेंट को जेल में डाल दिया गया था, मीडिया पर ताला लगा दिया गया था और जुडिशरी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया था, जो मूल प्रस्तावना में जो शब्दावली नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये 2 शब्द जो है इसके बारे में कि ये लोग जो है सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हैं। ये 2 शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूं तहसीन से कि 1976 से पहले नेहरू जी के द्वारा चलाए गए भारत में क्या सेकुलरिज्म नहीं था क्या, जब वो शब्द प्रियम्बल में नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से कि मूल प्रस्तावना जब संविधान सभा ने पारित की जिसमें अंबेडकर जी और नेहरू जी थे जिन्होंने स्पेसिफिकली इन दोनों शब्दों को जोड़ने से मना और इनकार किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे क्या वो हिंदुत्व के राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे थे क्या? और मैं आखिर में पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से कि ये जो बात करते हैं ना सेकुलरिज्म की मूल परिभाषा क्या? एक वाक्य पूछ सकता हूं आपसे जी? सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब मतलब ऐसे तो लोग आमतौर पे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। बस समस्या यही है कि सेकुलरिज्म का हमने जो, मैं कह सकता हूं, मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसकी गलत व्याख्या हो जाएगी, उसका जो डिस्टॉर्शन किया है, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बना दिया है, जबकि सेकुलरिज्म है पंथ निरपेक्ष। भारत देश कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। भारत एक धर्म प्रधान और धर्म प्राण देश है। आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्थो ततो जया। तो जहां धर्म है वहां जीत है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। ये देश पंथ निरपेक्ष पहले से रहा है और संविधान में 2 शब्द जुड़ने से नहीं रहा है। ये वो देश है जिसमें हिंदू बाहुल समाज ने यहूदियों को, पारसियों को, मुसलमानों को तब शरण दिया जब पूरी दुनिया में उनका परसिक्यूशन हुआ। ये देश मिजाज से सेकुलर है, ये देश मेजॉरिटी से सेकुलर है, ये देश हिंदू है इसलिए सेकुलर है। ठीक है शहजाद भाई, इन्होंने मेरे लिए सवाल पूछने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। 3 सवाल इन्होंने आपको दाग दिया कि मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, वो बार बार बोल रहे थे। तो तहसीन भाई आप ही बताएं कि अचानक से बीच में क्यों जरूरत पड़ गया? सब कुछ ठीक चल रहा था, उससे पहले भी हम सेकुलर थे, उससे पहले भी हम सोशलिस्ट थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि समाज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको कैसे बिहेव करना है इकोनॉमिक मॉडल में। हाँ, एक मतलब सोशलिज्म में भी अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक मॉडल तो है, और रादर सेकुलर के लिए बात यही कह के खारिज की गई थी कि हम हैं ही, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत पड़ गई? ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो शुरुआत की लाइन थी कि इन्होंने मुझसे सवाल पूछे, ये हो रहा है देश में। सरकार सवालों के जवाब नहीं देती, विपक्ष से पूछती है। जो हो गया 50 साल पहले हुआ, और अब विपक्ष से सवाल पूछो। देश में कुछ गलत हो रहा है, राहुल गांधी से सवाल पूछो, अखिलेश यादव से सवाल पूछो, तेजस्वी यादव से सवाल पूछो। साहब आप सरकार में, आप जवाब दीजिए ना। और सवाल पूछते तो देवभूमि उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए पिछले 45 दिनों के अंदर। सवाल पूछे तो आप देश के खिलाफ है, आप हिंदुओं के खिलाफ है। ये इनका जवाब है, ये इनका रवैया है। इसका जवाब नहीं देना चाहते। आप लोग जानते हो यहाँ पे उत्तराखंड की हम बात करते हैं, देवभूमि पे, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। रेडार्स ने उन हेलीकॉप्टर पे, वो जो कंपनीज है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है, भारतीय बच्चे मरे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में। किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। आज डीजीसीए उन कंपनीज को उन्होंने सस्पेंड किया है। 5 पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या किया डीजीसीए ने? सवाल पूछो तो कह रहे 50 साल पहले ये हेलीकॉप्टर हुआ, इंदिरा जी ने वो किया, नेहरू जी ने वो किया। आज क्या हो रहा, आप उसके लिए बात कीजिए। फॉरवर्ड आपको चलना नहीं है। दूसरी बात, आपका बहुत वाजिब सवाल है, क्यों प्रीएम्बल में डाला गया? तो सबसे पहले 3 शब्द डाले गए, इंटेग्रिटी भी डाला गया। क्या देश में इंटेग्रिटी नहीं होना चाहिए? देश एकजुट नहीं होना चाहिए? इसके भी खिलाफ है ये? खिलाफ नहीं है, देश पहले भी एक था, आगे भी एक होगा। और कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए। आप चलो हम खराब है, वर्तमान जजमेंट्स में, वर्तमान कोर्ट में आपको तो पूरा भरोसा है। तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये शब्द को आप चेंज नहीं कर सकते।
ये शब्द को कैसे भी डाला गया था आपके हिसाब से, पार्लियामेंट ने उसे पास किया, इसके बाद फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको अपहोल्ड किया है। आप बता दीजिए, एक ही सेकंड में कहता हूं, मैं कहता हूं ये शब्द गलत है, ये शब्द नहीं होने चाहिए प्रियम्बल में। आपके पास 2 बार फुल मेजोरिटी आई लोकसभा राज्यसभा में, आपके पास ऑलमोस्ट 2/3 स्टेट्स थे, आपने क्यों चेंज नहीं किया? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संविधान पर शपथ लेते उन शब्दों में यकीन नहीं करते माननीय प्रधानमंत्री जी? बट ये क्यों इस पर बातचीत हो रही है? इस पर बातचीत ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो 5 हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड में, वो इस पर बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि जहां पर जो आज नुकसान हो रहा हो उस पर बातचीत नहीं करनी है। इसलिए ये पास्ट में जाना चाहते हैं। मैं एक बात और हम इसलिए पास्ट में जाते हैं, सॉरी एक लास्ट लाइन, हम इसलिए पास्ट में जाते हैं कि आपको याद दिलाए कि आपकी भूमिका क्या थी संविधान को लेकर। कि माननीय गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में वॉल्यूम 2 1966 का एडिशन जो आरएसएस के वेबसाइट पे मिलता है, उसमें क्या कहा कि संविधान के अंदर मनुस्मृति का कोई अंग नहीं है, कि ये संविधान इंपोर्टेड है, इस संविधान में भारतीय कोई संस्कृति नहीं है। हमारे तिरंगे का अपमान किया, कहा 3 रंग अशुभ होते। इसलिए आपको याद दिलाना चाहते कि आप भी वो भूल ना किए। और आप में और हम में एक फर्क है, हमने जो भूल किया हमने उसको कबूल किया। हमारे में वो हिम्मत है कहने को, सर झुकाकर इस जनता के सामने, इस आवाम के सामने कि हमने गलती की, वो गलती की, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप में वो अहंकार है कि आज भी आप माफी नहीं मांगोगे। ये आप में और हमारे में फर्क है। अब सवाल हमसे पूछे वापस। नहीं, मैं एक सवाल से पूछ लेता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगा उस समय कि ये 2 शब्द होना चाहिए, लेकिन आप ये क्या मानते, 3 शब्द होने चाहिए, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बेशक वो संवैधानिक दायरे में रहकर आपने वो 3 शब्द डाले, लेकिन वो अनैतिक रूप से अनैतिक दायरे में भी था? क्योंकि सारे विपक्ष को आप जेल में रख दीजिए और उसके बाद बोलिए कि पारित हो गया ये, तो इसलिए सवाल उठता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अनैतिक कार्य था डालना, असंवैधानिक हो ना हो। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं, आपकी बात को मान लेता हूं, गलत तरीके से डाला गया। पिछले साल 2023 के अंदर 2 साल पहले 150 पार्लियामेंट एमपीज को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के बाहर डालकर इन्होंने बिल्स पास किए। अभी उदाहरण देंगे, तमिलनाडु में भी आपने विपक्ष को निकाला, यहां पर भी निकाला, महाराष्ट्र में आप सरकार थे विपक्ष को निकाला, बिल्स पास नहीं हुए। इन्होंने 150 एमपीज को निकालते बिल्स पास किए। वो इमोरल था, ये करे तो मॉरल। इन्होंने एक लाइन करे, हम करे तो चमत्कार, वो करे तो गुनहगार। अब ये लाइन इन पे काबू। हमारी गलती से ये नहीं सीखेंगे, सिर्फ हमारी गलती पॉइंट आउट करेंगे, फिर करेंगे और कहेंगे आपने किया था इसलिए हम इसको और करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर निकाल के ना करे, दरवाजा बंद करके भी कर दिया जाता है बिल पास। तेलंगाना बंद करके बन गया था, लेकिन आप जवाब दीजिए। किसान लॉ, देखिए, अब मैंने तो बड़े शांति से सुना, तो मुझे उम्मीद है कि तहसीन भाई भी शांति से सुनेंगे। इन्होंने कहा कि आरएसएस संविधान के खिलाफ थी। मैं वर्तमान की बात करता हूँ, कहाँ पुराने दस्तावेज खंगालूंगा तो पता चलेगा कि अंबेडकर जी को 2 बार किसने हराया और उनके लिए चुनाव की कैंपेनिंग किसने की? आरएसएस के कार्यकर्ता दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने। किसने इस्तीफा जब दिया अंबेडकर जी ने तो जश्न मनाने का काम किया? किसने अमृत कौर को लेटर में लिखा कि अच्छा है जान छूटी अंबेडकर से? किसने भारत रत्न अपने आप को जीते जी दे दिया, पर अंबेडकर जी को देने में 40 वर्ष से ज़्यादा लगे, और वो जब बीजेपी समर्थित सरकार थी तब अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला? उसमें नहीं जाना चाहता, वर्तमान की बात करते हैं। आरएसएस तो संविधान के खिलाफ है। पहली बार एक भूभाग था इस देश का जिसमें अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं था। आपको पता है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। और 5 अगस्त 2019 को 370 धारा को कब्र में गाड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू करने का काम किया। और उसको विरोध करने का काम इन लोगों ने किया जो कहते हैं संविधान के साथ है। गजब की बात है भाई, हम संविधान लागू करा रहे एक और जगह पे और ये संविधान के विरोध में। अच्छा, क्योंकि इतिहास में आ गए तो इतिहास की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो 76 में इन्होंने चेंजेस किए थे, केवल 3 शब्द पे अटक गए ये वैसे, कि सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी ना। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को भी चेंज कर दिया था कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं होगा। इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर का भी चेंज कर दिया था। इन्होंने तो ये भी प्लानिंग करके रखा था कि सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। अभी यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं, पर उसमें नहीं जाना चाहता। जम्मू कश्मीर क्योंकि उनके पास अपना अलग संविधान था, तो जो भी भारत के संविधान में होता है उनको उसे अडॉप्ट करना था। जैसे भारत के लोकसभा का टेन्योर 6 साल का किया, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने बाय द वे 6 साल का टेन्योर तो अपनी असेंबली के लिए अडॉप्ट कर दिया, वहां पे 6 साल का टेन्योर है। पर जो ये शब्द इन्होंने जोड़े ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर,
वो दोनों शब्द उन्होंने अडॉप्ट नहीं किए अपने संविधान में। तो मैं पूछना चाहता हूं, इनकी तो सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, वहां पर क्यों नहीं अडॉप्ट करवा दिया भाई साहब आपने, जो शब्द आपको बहुत पसंद है? मतलब दोहरे मापदंड की सीमा पार हो जाती है। अब उसकी अगली बात पे आते हैं। अगली बात इन्होंने कही कि इंटेग्रिटी शब्द डालना गलत था। तो मान्यवर 76 से पहले नेहरू जी इंटेग्रिटी नहीं चाहते थे ना देश का, इसीलिए तो अक्साई चीन दे दिया, इसीलिए पीओके दे दिया, इसीलिए कच्चा तीवू दे दिया, इसीलिए असम को बाय बाय बोल दिया। हो सकता है इसीलिए इंटेग्रिटी का शब्द डाला इंदिरा गांधी ने। पर मैं आखिरी बात पे आना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देखिए, आज की बात यह है कि ये बार बार कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान के साथ है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संविधान में, और बिना इधर उधर की बात किए, क्या संविधान में मुस्लिम आरक्षण, और वो भी मुस्लिम आरक्षण सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कर्नाटका में जिस प्रकार से दिया है उसकी व्यवस्था है क्या? अभी आंध्र प्रदेश का किस्सा सुनाएंगे जहां पर बैकवर्ड को दिया है, बैकवर्ड को दीजिए ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पर मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम आरक्षण ये तो पूरी तरह से सोच के खिलाफ था अम्बेडकर जी के। एएमयू में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया और वो कांग्रेस के कालखंड में हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? एससी एसटी ओबीसी आरक्षण हो तो एएमयू में उसके लिए वो पक्षधर नहीं है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, हमने इसके लिए वकालत की है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर ये आज की तारीख में संविधान के प्रति कमिटेड है तो बता दीजिए कि पहली बार वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ मिला जब 370 और 35A की धारा हटी जम्मू कश्मीर से। और ये वो लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ 1961-62 में नेहरू जी ने पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण का लाभ सेकंड क्लास लोगों को मिलता है। 80s से 90s में मंडल का विरोध किया और राजीव गांधी ने कहा कि आरक्षण बुद्धों को मिलता है। तो वो कहते हैं ना कि इनके मुंह से संविधान की बात मानो शैतान के मुंह से गीता कुरान का पाठ। ठीक है, लेकिन शहजाद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने, ठीक है, संविधान के प्रति आप बहुत कमिटेड है, देश के संविधान के प्रति। एक आपके पार्टी की भी का भी संविधान है, टाइम लैप्स कर गया, अध्यक्ष कब चुनेंगे? देखिए, प्रशांत जी ने एक बात तो बता दिया कि चुनाव होने की प्रक्रिया अध्यक्षता के लिए केवल मेरी पार्टी में है, इसलिए तहसीन से ये सवाल भी नहीं पूछा। नहीं, आऊंगा आपके पास ये सवाल लेकर। नहीं, आप मेरी बात को घुमा के रख रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ भी तो नॉमिनेट ही होगा, बस उसके बाद हाथ उठा दिए जाएंगे। प्रशांत जी, केवल चुनाव आयोग पे ये लोग फिक्सिंग का आरोप लगाते, आप पे नहीं लगाएंगे। आप काहे डरते हो इतना? अच्छा देखिए, ज्यादा पीछे नहीं जाते। हमारी पार्टी तो 1980 में बनी, पर चलिए 1998 से तुलना करते हैं। 1998 से लेकर अब 2025 में हमारे कितने अध्यक्ष बने आपको मैं बताता हूं। हमारे जनक कृष्ण मूर्ति जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अडवाणी जी, राजनाथ जी, बंगारू लक्ष्मण जी, अमित शाह जी, फिर से राजनाथ जी भी बने थे, उसके बाद नड्डा जी भी बने। ये 7, 8, 10 अध्यक्ष बने। 98 से 2023 तक तहसीन से पूछ लीजिए इनकी पार्टी में कितने अध्यक्ष बने। माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद माँ, और माँ और बेटा जब सामने नहीं आना चाहते तो एक प्रपोज कैंडिडेट को आगे कर दिया। और वो कैंडिडेट किस प्रकार का कैंडिडेट है मैं नहीं बता रहा हूं, शशि थरूर। अच्छा, शशि थरूर की बात कोट कर सकता हूं? शशि थरूर बताते हैं कि मैं चुनाव तो लड़ गया, पर वो चुनाव कितना फ्री था, कितना फेयर था। और पिछला जो चुनाव हुआ था, जितेंद्र प्रसाद जी के फादर थे, उन्होंने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया। और बाकी सब तो छोड़ दो, क्योंकि इनको इतिहास पसंद है। इनका सबसे पहला चुनाव जिसमें पटेल जी बनाम नेहरू जी हो रहा था कि कौन अध्यक्ष बनेगा 46 में, तो 15 पीसीसी में से 12 पीसीसी ने अध्यक्षता के लिए पटेल साहब का नाम दिया और नेहरू जी अध्यक्ष बन गए। तो मुझे लगता है चुनावी फिक्सिंग में अगर किसी ने पीएचडी किया तो तहसीन है। नहीं तहसीन भाई, लेकिन आपसे भी तो ये सवाल बनता ही है कि मतलब शशि थरूर जी ने क्या चुनाव लड़ लिया कि दर दर भटकने की नौबत आ गई है अब? सबसे पहले तो थोड़ा व्हाट्सएप का ज्ञान हम ठीक कर दे। ये मैं वैसे रोज निर्मला सीतारमण जी की आलोचना करता हूँ, मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि हमारे मुल्क में टैक्स टेररिज्म और जीएसटी का एक्सटॉर्शन चल रहा है, मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ। और जिस तरह से एक्सटॉर्शन चल रहा है, लेकिन एक चीज़ में मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं उस पर जीएसटी लगाए, क्योंकि व्हाट्सएप का ज्ञान बांटने में भाजपा और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे फोरफ्रंट पे। पहला इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी को हराने में नेहरू जी का हाथ था। जनवरी 18, 1952 में व्हाट्सएप से ने अंबेडकर जी पत्र लिखते हैं, पत्र यहाँ पर कोटेड है। वो पत्र में वो लिखते हैं कि उनको हराने का बॉम्बे नॉर्थ से जो कॉन्स्पिरेसी बनी उसके पीछे थे डांगे और सावरकर जी, ये उनका पत्र में लिखा है। लेकिन ये कह के व्हाट्सएप में नेहरू जी ने हरा दिया, ये ठीक है, छोड़ दीजिए। दूसरा व्हाट्सएप का ज्ञान, नेहरू जी और पटेल जी के बीच में इलेक्शन हो गया, नेहरू जी हार गए प्रधानमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस के संविधान में, प्लीज आप लोग सबके पास गूगल है,
कांग्रेस के संविधान में देश का प्रधानमंत्री या जो जीता है प्रधानमंत्री चुन ही नहीं सकते। कांग्रेस का ऐसा अध्यक्ष कोई की बात की, इतना मिसकोट मत करो। मैंने आप शायद अध्यक्ष की बात अपना नहीं, जवाब पहले से तय करके आए थे, रिक्वेस्ट करता तो हूं, व्हाट्सएप जवाब मत मैं लेकर आओ। रिक्वेस्ट करता हूं, जवाब व्हाट्सएप पे मैं नहीं रिक्वेस्ट आना करता हूं, मैं चाहिए। जानता था ये इस पे आएगा अध्यक्ष में, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने आपकी बात सुनी तो देश का इंटरप्ट किया प्लीज, मैं केवल आपको मैंने नहीं किया, मैंने एक ही लाइन में आपको शुरुआत में किया। पर प्लीज मैं समझ गया आपका, मैं अध्यक्ष की बात करूं। ठीक है। कांग्रेस के संविधान में देश का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है, तो वहां से तो कट आउट हो गए। अब आते हैं दूसरे कि क्या नेहरू जी या पटेल जी के बीच में इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का के प्रधानमंत्री बनने का, अध्यक्ष बनने का? ऐसा कोई इलेक्शन हुआ नहीं था। इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ, आचार्य जी, कृपाशंकर आचार्य जी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नहीं पता था वो प्रधानमंत्री बन सकते थे कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद। वो नेहरू जी के ऑपोजिट कैंप में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, देश के प्रधानमंत्री, चाहे भारत हो या भाजपा का चाहेता देश पाकिस्तान, इसके प्रधानमंत्री 1946 में चुने गए थे। यहां पर नेहरू जी, वहां पर लियाकत अली खान, ये 1946 में चुने गए थे। बट ये क्या बताएंगे, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का डेट बता देना, कहां हुआ इलेक्शन? 15 सूबों में से 13 ने पटेल जी को वोट दिया, कहां हुआ इलेक्शन, कैसे हुआ, किसने कंडक्ट किया इलेक्शन, इसका कोई रिकॉर्ड होगा? फिर आते तीसरी बात पे, हमारे वहां इतने अध्यक्ष कांग्रेस के आज तक, सर एक सेकंड, बहुत बड़ी सर एक बात सेकंड, कह दी। सर एक एक सेकंड, वाक्य, सर एक आपको सेकंड, एक इंटरवेंशन देना ओके, पड़ेगा। ठीक है, एक इंटर आई कंसीड। अभी देखिए तहसीन जी बोलते बोलते देखिए ऐसा है ना कि क्या बोल गए, उन्होंने बोला कि 1946 में नेहरू जी और लियाकत जी वहां पर चुने गए थे। 1946 में चुनाव करा दिया भाई साहब ने। 47 में देश आजाद हुआ, 46 में चुनाव नहीं। वो तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू बने तो वो ब्रिटिश राज के सरकार में ही बने। ये अच्छी बात है, आपने स्वीकार ली इस बात को, हम तो पहले ही बोल रहे थे। पर दूसरी बात फिर से मैं देखिए मैं सीरियस ही कर रहा हूं। मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। मैं कहना कि नेहरू जी ने 52 के चुनाव में कैंपेनिंग नहीं की अम्बेडकर जी के खिलाफ, ये तो अति झूठ है। इन्हें बोलने नहीं दीजिएगा तो मैं शशि थरूर के भटकने तक नहीं आ पाऊंगा। 1947 में जो गवर्नमेंट बनी 1951 तक, ऑब्वियसली वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो डोमेनियन के नीचे थी ऑब्वियसली। और वहां दो मुल्क बने, एक मुल्क का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना, एक का जवाहरलाल नेहरू। अभी कौन सी, उस फैक्ट को हाइड करने के लिए कुछ भी आप बोल दो, फिर उस पर आपको लगता है कि ताली मिलेगा। थोड़ा सा हम सीरियस बात करते हैं। अब हम आते हैं तीसरी बात के ऊपर। कांग्रेस के आज तक 61 प्रेसिडेंट्स रहे, आज तक जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ वर्तमान तक 61 प्रेसिडेंट्स रहे। उसमें से नेहरू गांधी परिवार के मैं भी गिना लेता हूं सर, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, 5 रहे। बाकी तो सारे 61 में से -5 बाहर के रहे। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण सवाल पे, खड़गे वर्सेस शशि थरूर जी। हालांकि नड्डा, मैंने नहीं बोला, मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनका चल रहा है, मैं बता रहा हूं। कांग्रेस का जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, खड़गे जी वर्सेस थरूर जी, और उसमें कोई गलत नहीं। कांग्रेस खड़गे जी वर्सेस थरूर जी का इलेक्शन था, उसमें क्या गलत है? वही तो लोकतंत्र था। नड्डा जी किसके खिलाफ लड़े, दूसरे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। नड्डा जी खुद के खिलाफ, क्योंकि 3 या 4 लोगों ने तय किया, माननीय आरएसएस चीफ, शायद आरएसएस जनरल सेक्रेटरी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, 4 लोगों ने तय किया इट वाज नड्डा जी वर्सेस नड्डा जी। उसका फिर फॉर्मेलिटी कोई बैलेट निकाले। अब बताए, कांग्रेस का इलेक्शन आप सब ने देखा, वहां पे डेलीगेट्स थे, डेलीगेट्स का एक वोटर आईडी था, उनके नाम थे, उत्तराखंड के डेलीगेट्स थे, जाकर उन्होंने वोट किया। शशि थरूर जी को करीबन 1200 वोट्स मिले, बाकी के 8000 8,500 जो भी नंबर होगा, आनंद जी आप बता दीजिए, इसी में आपकी विजय है। उसने खड़गे जी को वोट मिला। ये एक एक्चुअली इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को आप फर्जी बता रहे हो। और नड्डा जी जो खुद चुने जाते 4 लोगों के बीच में उस इलेक्शन को, कितना डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। राजनाथ जी किसके खिलाफ लड़े इलेक्शन, गडकरी जी किसके खिलाफ लड़े इलेक्शन, कोई तो बता दे मुझे, उनके खिलाफ ये कैंडिडेट खड़ा हुआ था। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे बता दूं, तहसीन भाई ने बोला कि कांग्रेस के आज तक 61 अध्यक्ष हुए। तहसीन भाई 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, हाँ, एओ ह्यूम जो जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सॉरी दादा भाई नौरोजी भी थे, बहुत सारे ऐप जी भी थे, हमारे घर के बाजू में रहते वो, पानीकर जी भी थे, हमारे घर के बाजू में रहते वो, हमारे घर के बाजू में रहते। आप बोलिए। तहसीन पूनावाला जी, 2 बात आपको नहीं बताया कि महात्मा गांधी की कस्में वादे लेने वाले लोग, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, कांग्रेस को वाइंड अप कर देना चाहिए आजादी के बाद, और तब वाइंड अप नहीं किया
जब इंदिरा जी को लगा कि हाथ से सत्ता जा रही है तो कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस आई बनाई। आज की कांग्रेस कांग्रेस आई मतलब आई मी माई सेल्फ वाली कांग्रेस है। और उसके कितने अध्यक्ष हुए गैर कांग्रेस परिवार से वो जरा गिनवा दीजिए तो पता चलेगा। 98 से लेकर अभी तक 3 अध्यक्ष वो परिवार के अध्यक्ष हुए। एनीवे वो छोड़ देते उस बात को। दूसरी बात इन्होंने अभी ये हमारे अध्यक्ष के लेकर कही। अरे भाई साहब, आपकी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता मैं नहीं बता रहा हूं, आपके खुद के शशि थरूर जी जो कैंपेनिंग किए इस चुनाव में, उन्होंने बताया कि द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट मी, पूरी तरह से मेरे खिलाफ था। और मैं केवल आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए निकल पड़े थे। जब अध्यक्ष बनने के चक्कर में उन्होंने वहां पे रिफ्यूज करके वहां पर बगावत कर दी तो सीधा खड़गे जी का नाम लेकर आ गए और खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया और कहते हैं ये फ्री एंड फेयर प्रोसीजर हुआ। मुझे लगता है कि इतने इनोसेंट और मासूम कोई नहीं है। सर्वसम्मति से चुनाव ही होता है, पर ताजपोशी में 3 हो या 4 हो, वो ताजपोशी ही कहलाती है। ताजपोशी और चुनाव में अंतर समझिए तहसीन पूनावाला जी। बहुत नहीं, ठीक है, थरूर का नाम आ ही गया है तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि थरूर और मनीष तिवारी जी या कन्नी मोई जी या सुप्रिया सिरनैत जी, ये इन लोग सबको, इनको आपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भेजा था बाहर, या ये एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के लिए भेजा था कि अंदर बात ना उठ पाए इसलिए बाहर से घुमा के लाते हैं? ये इल्जाम ये लोग हमेशा लगाते हैं। देखिए, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब यह है, युधिष्ठिर ने कौरवों से बताया था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तब तो हम 100 बनाम 5 हो सकते हैं, पर जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ हम लड़ते हैं हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 105 पंचाधिक शतम बन जाते हैं। और यही मानसिकता के साथ, जैसे वाजपेयी जी ने एक समय पर 1994-95 में नेतृत्व किया था भारत के डेलीगेशन का और भारत का पक्ष रखा था, हमने भी भारत का पक्ष रखने के लिए देश के सांसदों को भेजा था, परंतु इन्होंने अपने ही सांसदों को क्या कहा? आतंकियों से तुलना कर दी जयराम रमेश जी ने। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको ना डीजीएमओ के बयानों पर भरोसा था, ना इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयान पर भरोसा था, ना इनको प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भरोसा था। तो कम से कम ये RRR रेवांत रमेश और जो इनके बाकी के रेड्डी है, ये इनके बयानों के बदले SMS सलमान, मनीष और शशि के बयानों पर भरोसा कर देते तो इनको पता चलता कि ऑपरेशन सिंदूर में ना सरेंडर हुआ, ना हमने कहीं पर भी पीछे कदम लिया, घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाले लोग 26/11 के बाद नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कम से कम अपने थरूर की बात क्यों नहीं मानते ये लोग? नहीं, मान लेते हैं थरूर की बात। आप ये बताइए कि क्या थरूर ने हिज एक्सीलेंसी ऑपोजिशन खड़ा कर लिया है कि भाई मैं ऑपोजिशन हूं, लेकिन सर अलाउ मी कि मैं ऑपोजिशन हूं? नहीं, देखिए, 2 चीजें। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दूं, इससे बेहतर ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैं सच में मानता हूं। और इसके लिए वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने वो पॉलिटिकल विल दिखाया, और इसके लिए भारत की सेना भी बधाई की पात्र है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन उसी भारतीय सेना पे, क्योंकि उन्होंने RRR को कोट किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत की सेना माननीय नरेंद्र मोदी जी के पैरों पे नतमस्तक है। क्या एक्शन लिया? हमारे RRR पे आप बोलते मेरे में ये हिम्मत है, यहाँ कहने को गलत है, आप में हिम्मत नहीं उन पे एक्शन करने की। वो विजेश जी ने क्या कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, ये शब्दों को यहाँ दोहरा नहीं सकते देवभूमि के अंदर। उधमपुर के विधायक ने क्या कहा कि महिलाओं में हिम्मत नहीं थी अपने पुरुषों को, अपने हस्बैंड्स को बचाने के लिए। हम उनके MP ने, जम्मू के MP ने कहा क्या एयरफोर्स सो रही थी, क्या एक्शन लिया आपने? वो सेना का अपमान नहीं, हम सेना के शौर्य पे नहीं जा रहे। सवाल हम क्या पूछ रहे? मैं तो मानता हूं कि माननीय ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं झूठ बोल रहे हैं। 18 बार उन्होंने झूठ बोला है, ये भी मानता हूं, और 100% इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का भीख मांगा 3:30 बजे। लेकिन जब ट्रंप 18 बार बोले, उनके कोर्ट के अंदर उन्होंने एफिडेविट दी, उसका जवाब हमारा है फॉरेन सेक्रेटरी के अलावा अगर माननीय प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग में सभी बड़े दल की नेताओं को बोले तो उसमें क्या गलत मांग है? ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री नहीं आते, क्या ये मांग गलत है हमारी? अगर एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हो, यही बात माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोल दे, इसमें क्या गलत बात है? हम तो मानते कि उन्होंने पाकिस्तान ने सरेंडर, प्लीज 10 सेकंड में चाहता हूं आपसे, मैं 10 सेकंड चाहता हूं। आपने बताया कि हम पाकिस्तान को मार रहे, हम सब आपके साथ थे।
आपने कहा हम सीज फायर कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप कहते और हम मानते कि बिल्कुल हम टॉप पे थे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते कि फजर की नमाज के बाद हम मिसाइल मारना चाहते थे, उसके पहले भारत में ब्रह्म मुहूर्त हो गया और उन्होंने हमारे पे ब्रह्मोस मार दिया। ये तो हम भी मानते। तो सीज फायर हो गया तो कम से कम दाऊद तो ले आते, कम से कम दाऊद को ले आते। दाऊद तो भारत का सिटीजन है, उसके अपराध भारत में एक चीज तो आप ले आते। आपने क्या अगर ये सवाल पूछे कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों? लास्ट 10 सेकंड और मैं बात क्यों विराम दूंगा। माननीय जयशंकर जी कहते 10 सेकंड, माननीय जयशंकर जी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते जिन लोगों ने पहलगाम की घटना करी वो लोग आइडेंटिफाइड हुए। एनआईए ने परसों चार्जशीट में कहा कि वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए। सवाल पूछे तो आप सेना से सवाल पूछ रहे, हम आपसे सवाल पूछे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, वो सेना से सवाल नहीं है। हम आपसे पूछे आप दाऊद को क्यों नहीं ला रहे, वो सेना से सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इन्हें तो कभी भी ट्रंप पे भरोसा नहीं था, ना इन्होंने हाउडी मोदी किया, ना इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार किया। ट्रंप पे तो आपको भरोसा था। ये तो तब से बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप बोल रहे थे कि ट्रंप दोस्त है, वो सच बोलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि तहसीन पूनावाला ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो राहुल कांग्रेस में नहीं, थरूर कांग्रेस में है, क्योंकि वो बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर में तो बड़ा पराक्रम दिखाया, पर उन्हीं के नेता बोलते छुटपुट हुआ, उन्हीं के नेता बोलते हैं कि फेलियर था, उन्हीं के नेता बोलते हैं सरेंडर था। अरे तहसीन भाई कांग्रेस में, कांग्रेस के सपोर्ट में है। तहसीन कांग्रेस, थरूर कांग्रेस के सपोर्टर है। अब सुन लीजिए, दूसरी बात, इन्होंने सेना के अपमान की बात की। वाह, सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा, और वो इसी प्रदेश से आते थे जिनके बारे में टिप्पणी की गई। आज तक क्या कार्रवाई की उन पर? एक अपॉलॉजी भी आई है क्या? कारगिल जब हुआ था, कारगिल विजय दिवस जो हम मनाते थे 2004 से लेकर 2009 तक, कारगिल विजय दिवस मनाना बंद कर दिया कांग्रेस ने, ये कहते हुए ये बीजेपी का युद्ध है। सर्जिकल स्ट्राइक पे खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ये प्रमाण मांगा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी कहा कि शो ऑफ हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसमें तो कोई आतंकी नहीं मारा गया। ये बातें कहने वाले लोग, मैं कहता हूं डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कि जो कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर तय करेंगे खून की दलाली कहने के लिए, वही कार्रवाई विजय शाह पे होगी। आप बोले राहुल गांधी पर कब कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे कार्रवाई, क्योंकि सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही कांग्रेस की हमेशा से रही है पहचान। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक और बात की ट्रंप की। इन्होंने बोला कि सभी पार्टियों को क्यों नहीं बात। अरे भाई साहब, ट्रंप के मुंह पर बोलने की हमारी हिम्मत है, और मैं आपको उसका बयान दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हर बार ये लोग सिलेक्टिव मेमोरी के शिकार है। ये पहली बार ट्रंप ने मीडिएशन और इंटरवेंशन की बात नहीं की है। ट्रंप साहब ने ये बात 2019 में की थी, जब आप कह रहे थे ना हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, ये सब हो रहा था। जब मोदी जी को ट्रंप ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में इंटरवीन करता हूं, ये है मोदी जी का स्टैंड। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है, और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। मुंह के सामने बोला कि हम किसी भी देश को इंटरवीन करने का कष्ट नहीं देना चाहते हैं। और भाई साहब, ये बात कहने के बाद 1 महीने बाद आए प्रधानमंत्री मोदी और आर्टिकल 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से। पर जब आर्टिकल 370 हटाया, इनके नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने खड़े होकर कहा 370 कैसे हटा सकते हैं, ये भारत का नहीं, ये भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। और देखिए, कैलेंडर में सरेंडर लिखा हुआ है, इसीलिए हर जगह सरेंडर याद आता है। सबसे पहले कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया किसने? 1948 में नेहरू जी ने, यूएनओ लेकर। फिर 1971 में, आप मुझे बता दीजिए, तब तो सुंदर समय था पीओके लेने का। 93,000 हमारे सोल्जर वापस लौटा दिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर लौटा दिया। ना करतारपुर साहब लिया, ना हमारा पीओके लिया। बाबू जगजीवन राम बोलते रह गए, इंदिरा जी ने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद सुन लीजिए 10 सेकंड और, 74 में भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। फिर 1985 में रोनाल्ड रेगन के कहने पर जिया से जाकर मिलने का पूरा एजेंडा तय कर दिया। फिर उसके बाद 1994 में दबाव में आकर भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को रोक दिया गया। जो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया, और चिदंबरम जी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में न्यूक्लियर टेस्ट करने का विरोध किया और कहा कि भारत को न्यूक्लियर पावर की आवश्यकता नहीं है। यह इनका इतिहास है। और 2004 से 14 के बीच पाकिस्तान को कुछ कहने के बदले, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बदले किस प्रकार से मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर आगे, ये इनका इतिहास। ठीक है शहजाद भाई, मैं अभी ज्यादा इतिहास में हम लोग नहीं जा सकते, गवर्नर साहब के आने का टाइम आ गया। लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि मुंह पर बोलने का हिम्मत रखते हैं, ये बताइए कि चाइना के साथ वो कब बोलेंगे? वो टाइम बाई कर रहे हैं या टाइम किल कर रहे हैं? ऐसा है कि चाइना को ऐसा झूला झुलाया
कि आज पूरी दुनिया में चाइना के पास नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है, और भारत वो देश है जो क्वाड का भी नेतृत्व करता है और एससीओ में भी जाता है, रशिया से S-400 और तेल भी खरीदता है और यूनाइटेड स्टेट्स से प्रेडेटर ड्रोन भी लेता है, इजराइल से भी बात करने की क्षमता रखता है और पैलेस्टाइन के साथ भी खड़ा हो सकता है। ये वो देश है जो मिडिल ईस्ट में भी जा सकता है और जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन के साथ भी बात कर सकता है। तो आज भारत जिस स्थिति में है, मुझे बता दीजिए कि जो नॉन अलाइनमेंट पे छोड़ के आए थे, आज ऑल अलाइनमेंट पे भारत आ चुका है। यह भारत की उभरती हुई ताकत है। इसलिए 23 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। अब मुझे बता दीजिए कि आप इतने पॉपुलर थे, भारत इतना, उसका स्थान इतना बढ़ा दिया था, तो कितने प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला भारत में? ठीक है, वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जब प्रधानमंत्री को मिलता है तो ये हम सब के लिए गर्व की बात ताकत का ही परिचय है। तहसीम के लिए भी है, लेकिन तहसीम हम एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब गवर्नर साहब आ रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उसके लिए वो जरूर ये पूछना चाहता था मुझसे कि ये लोग सच में आइडिया चुरा रहे हैं क्या, ये जाति वाला, कभी कभी आधार, सारे मतलब जो आप बोल रहे हैं, तो ये आइडिया चुरा रहे हैं या कि हथियार छीन ले रहे हैं? इनको जो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।